Hello everyone, welcome to Manu Law Classes in the session of weekly current affair revision with the help of MCQs. So, I am Naresh Sharma going to discuss with you the MCQs based on the previous week. So, इस सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पोर्शन. सो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. बात हो रही थी कुछ टाइम पहले कि जो सेंसस है वो होना है अभी. ठीक है, सेंसस में कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड कर लिया गया है. तो सेंसस करने की पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है या स्टेट्स के पास में है. तो इसी से रिलेटेड बात है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे यहाँ आर्टिकल के जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 246 उसके अंदर में इसको डील किया गया है. और उसमें कहा गया है कि जो सेंसस है वो सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है और सेंसस का सारा काम जब भी होगा वो ओनली यूनियन गवर्नमेंट उसको देखेगी. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंसस मेंशन्ड. देखो आप सबको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं. उन शेड्यूल्स में लिस्ट दे रखी है कि भाई कौन सा काम किस गवर्नमेंट का है, स्टेट का है, यूनियन का है या कॉन्करेंट लिस्ट का है. तो वो जो 7th शेड्यूल की लिस्ट है, ठीक है, कौन सी 7th शेड्यूल. और ये 7th शेड्यूल बताता है कि सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेंगे. तो 7th शेड्यूल के अंदर इस सेंसस को रखा गया है यूनियन लिस्ट में. इसका मीनिंग है कि सेंसस का सारा काम कौन करवाएगा, ओनली यूनियन गवर्नमेंट करवाएगी. आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं कि इस 7th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो लिस्ट है वो 3 तरह की लिस्ट होती है. नंबर 1 यूनियन लिस्ट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लॉ बना सकती है. स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं. नेक्स्ट है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट. इस पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं. और ये सारी चीजें हमको कहां से हैं, 7th शेड्यूल में इन सारी चीजों को डील किया गया है. आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं, इस 7th शेड्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक अनदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था. अब आपको उस कंट्री का नाम बताना है कि किस कंट्री से हमने 7th शेड्यूल का कॉन्सेप्ट लिया था. अंडर विच लिस्ट डज द सब्जेक्ट ऑफ सेंसस फॉल. तो अभी जस्ट बताया था कि ये यूनियन लिस्ट में आता है और यूनियन गवर्नमेंट इसको डील करती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस. अभी तक जितने भी सेंसस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन सब में जो रेफरेंस लिया जा रहा है वो 2011 के सेंसस से लिया जाता है. सो बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं जब भी सेंसस से आते हैं, पॉपुलेशन से आते हैं, जिसको हम कई बार ह्यूमन ज्योग्राफी भी बोल देते हैं, ह्यूमन इकोनॉमी में हम काउंट कर लेते हैं. सो सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो अभी है वो 940 है पर 1000 मेल्स पर. किस कौन से डेटा की बात कर रहे हैं, 2011 के डेटा की हम बात कर रहे हैं. हाउ मच डिड द सेक्स रेशियो इंप्रूव इन 2011 कंपेयर टू द प्रीवियस सेंसस. 2001 के सेंसस से अगर कंपेयर करें तो हमारे यहाँ अराउंड 10% का जो सेक्स रेशियो था वो इंप्रूव हुआ था. ठीक है, और नेक्स्ट वाला सेंसस तो अभी हुआ नहीं है. Which state had the lowest sex ratio in the 2011 census. इनमें से अगर हम देखें तो सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो किसका है, वो है आपके हरियाणा का. हरियाणा एक चीज के लिए और जाना जाता है, वो है कि यहाँ पर जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं हरियाणा में. मींस बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है और वो काफी हद तक आने वाले टाइम में कम हुआ है जो रिसेंट टाइम है. लेकिन 2011 तक की अगर हम बात करें तो हरियाणा उसके लिए फेमस रहा है, मैं कहूँ नोटोरियस रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. तो सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो रहा है वो रहा है केरला का. मींस केरला का जो सेक्स रेशियो रहा है वो 1084 रहा है. मींस
1000 मेल पर 1084 फीमेल्स। तो कई बार मजाक में कहा जाता है कि भाई जिसकी शादी नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रही वो केरला चला जाए, क्योंकि वहां एवरी 1000 मेल पर 84 जो विमेन है वो एक्स्ट्रा है ना। कुछ इस तरीके से मजाक भी लोग कर देते हैं। बिकॉज केरला की लिटरेसी भी हाईएस्ट है, इसीलिए वहां पर सेक्स रेशियो भी इंप्रूव हो गया। विच स्टेट हैड द सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो आफ्टर केरला? तो केरला के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु की जो लिटरेसी है वो भी सेकंड नंबर पर आती है। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु ने भी जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस थे उनको रोक दिया। देखो, जब एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है तो लोगों में जो जेंडर बेस्ड बाइस होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो स्लोली रिड्यूस होता चला जाता है। तो कहते हैं ना कि भाई एक एजुकेटेड सोसाइटी में फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम होता जाता है। हु कंडक्ट्स द पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया? तो भाई सीधी सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ये बिल्कुल नहीं करेगी। बाकी देखो, स्टेट गवर्नमेंट तो करना ही नहीं है, प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गया, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। कौन करेगा? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये जो है सेंसस का सारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउज ओनली द यूनियन गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन सेंसस? तो आर्टिकल 246 इस पर ये बताता है कि भाई ओनली यूनियन गवर्नमेंट है वही इस पर लॉ फ्रेम कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द डाटा, which reason can be which reason can be inferred to have better gender equality? तो कहां से देख सकते हैं? तो हमने देखा कि भाई केरला की भी जो जेंडर इक्वालिटी अच्छी है, जेंडर जो रेशियो है अच्छा है, तमिलनाडु का भी अच्छा है, कर्नाटक का भी अच्छा है, आंध्र प्रदेश का भी अच्छा है। तो मान सकते हैं कि सदर्न स्टेट्स में जो जेंडर इक्वालिटी है वो ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? अभी आप देख रहे होंगे कि जब से इंडिया पाकिस्तान को वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है तो बार बार इन सबकी मीटिंग्स हो रही हैं, तो एटलीस्ट आपको ये सब पता होना चाहिए। तो कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है, वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो वो है आपके ओम बिरला, ये अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। हुथीज काफी टाइम से न्यूज में रह रहे हैं, तो एटलीस्ट बेसिक आपको पता हो कि हुथीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वो है कि दे आर बेस्ड इन यमन। तो यमन नाम का जो कंट्री है उसमें बेस्ड है आपके हुथीज, और जाने जाते हैं टेररिस्ट अटैक्स के लिए। और उन्होंने रेड सी में बहुत सारे शिप्स को निशाना बनाया, उन पर अटैक किए, उनको हाईजैक किया, उसके लिए ये न्यूज में है। A historic FTA free trade agreement has been concluded between India and the UK. यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। इट मींस अब दोनों ही एक दूसरे के यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट हाई टैरिफ्स। तो धीरे धीरे दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के बहुत ज्यादा मींस इकोनॉमिक पार्टनर की जो स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो उनकी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और उसको वो और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर? अभी 2-3 दिन पहले ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आई है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा जब लाया जाता है तो सिंपल सी बात है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन टू रिलीज दिस रिपोर्ट एवरी ईयर। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करें तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? क्या है इसका टाइटल? तो इसका टाइटल है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। इसको मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ में रिसेंट सेशन में। तो ये इसकी क्या थी, टाइटल था उसका। What is India's rank in 2025 Human Development Index? तो क्या हमारा है? तो 130 रहा है हमारा जो रैंक रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और हमने 3 स्पॉट्स का क्या किया है, इंप्रूवमेंट किया है पिछले की अपेक्षा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू इन 2025? वो जो स्कोर आता है, होता है ना एग्जाम होता है, एग्जाम में स्कोर आता है भाई आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स। तो इंडिया का एचडीआई में जो स्कोर रहा वो था 0.685, जो कि प्रीवियस वाले से हमने काफी इंप्रूव किया है। जो 7 या 700 इससे 0.750 या 700, ये वाली जो एचडीआई होती है वो मोस्टली डेवलप्ड नेशंस की होती है। अभी इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, तो अभी तक वहां हम नहीं पहुंचे। एचडीआई इज अ मेजर ऑफ व्हाट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वो क्या मेजर करती है, क्या उस किस चीज का मेजरमेंट होता है? तो उसमें वो 3 चीजों पर फोकस करती है। ये क्वेश्चन इवन यूपीएससी ने भी पूछा था कई बार, है ना, स्टेट पी से बहुत सारे एग्जाम्स में आया है कि वो फोकस करता है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। मींस
अगर हमको ये पता करना हो कि हमारे यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये देख लो कि वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है, उनको एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। इन 3 चीजों से आप बेसिकली ये पता कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2023 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो 2023 तक का जो डेटा की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ वो हो गई है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 ईयर्स। मींस अब काफी ज्यादा टाइम तक लोग जी सकते हैं, ज्यादा लंबी उनकी एज हो गई है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एवरेज स्कूलिंग आर रिकॉर्डेड इन इंडिया इन 2025। तो एसडीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 13 ईयर्स तक। मींस अब ये सिचुएशन है कि इंडिया में जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट 12th पास तो करते ही करते हैं, जबकि 1990 की अगर हम बात करें तो वहां पर बड़े मुश्किल से कोई बच्चा 8th पास कर पाता था, नहीं तो 5th क्लास तक ही आते आते एजुकेशन को छोड़ दिया करते थे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। देखो यहाँ जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है तो उसमें ये भी आता है कि जेंडर की इक्वलिटी क्या है। तो इंडिया की जो रैंक है 102nd है। इंडिया की रिपोर्ट जो रैंक इसमें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है। व्हाट ग्लोबल ट्रेंड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज हाईलाइटेड इन द 2025 रिपोर्ट। सबसे ज्यादा फोकस जिस बात पर किया गया और जिस पॉइंट को उन्होंने पॉइंट आउट किया है वो बात क्या है। वो बात ये है कि एक तो स्लोइंग प्रोग्रेस, कि बहुत ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। राइजिंग इनइक्वालिटी मींस ग्लोबल लेवल पर ऐसा हो रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। मींस बिलियनियर्स की संख्या बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, जबकि लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उनकी पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक डज इंडिया होल्ड इन द ग्लोबल एआई इंडेक्स। तो ग्लोबल एआई इंडेक्स में इंडिया की रैंक है साहब 4th। ठीक है। हम चौथे नंबर पर आते हैं, 4th नंबर पर आते हैं। तो इंडिया के लिए गजब की बात यह है कि एआई में जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी टॉप कंट्रीज हैं, वो सब हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जबकि इंडिया टॉप 4th में कम से कम है, टॉप 5 में है, जबकि इंडिया खुद एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। हम अभी डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट नहीं होते, लेकिन एआई में हम जो है डेवलप्ड में काउंट होने लगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है तो उसमें यूएनडीपी ही क्या रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को भी पब्लिश करता है, जिसको कहते हैं, क्या कह रहे थे हम, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो कौन इसको रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। चलिए आगे चल जाते हैं। द इंडियन ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट इन पाकिस्तान इज नेम्ड एज। क्या नाम रखा गया था, उसका नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी रोहिंग्या आर एन एथनिक माइनॉरिटी ओरिजिनली फ्रॉम विच कंट्री। ये क्वेश्चन क्यों आया है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्याज का एक केस चल रहा है और उसी को लेकर के रोहिंग्याज फिर से लाइमलाइट में हैं। और ये कहां से हैं, म्यांमार से आते हैं रोहिंग्याज, है ना। व्हाट रिलीजन डू मोस्ट रोहिंग्या पीपल फॉलो। ये फॉलो करते हैं इस्लाम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, वाई आर रोहिंग्या ओपन इन द न्यूज। क्यों न्यूज में रहते हैं वो इसलिए न्यूज में रहते हैं कि वो माइग्रेट करके आए और दूसरी जगह पर आकर के वो एज ए रिफ्यूजी रह रहे हैं। आपकी दिल्ली में भी बहुत सारे रोहिंग्या आ गए, आपके जम्मू एंड कश्मीर में आ गए, राजस्थान में आ गए, बहुत सारे यूपी में आ गए, मथुरा भरतपुर ऐसे बहुत सारे रीजन्स में पकड़े गए थे। वहां पर चोरी डकैती और ऐसे बहुत सारे क्राइम्स के लिए भी इनको पकड़ा गया था। What is the name of the United Nations agency that helps refugees including the Rohingya? Refugees के लिए ग्लोबल लेवल पर काम करने वाली कोई एजेंसी अगर है तो द एजेंसी इज यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑन रिफ्यूजी। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि यूएन का ही है और ये स्पेशली काम करता है किसके लिए, रिफ्यूजीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट इन म्यांमार where most Rohingya lived before fleeing। रोहिंग्या से प्रीवियस एग्जाम्स में मल्टीपल क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस का नेचर बेसिक रहा है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि रोहिंग्या कहाँ से आते हैं, तो म्यांमार से आते हैं। म्यांमार में कहाँ से, तो म्यांमार का एक स्टेट है जिसका नाम है रखाइन स्टेट, है ना। किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। कहाँ पर गए ये रिफ्यूजी बन के, पहले बांग्लादेश गए और उनमें से कुछ फिर जो है इंडिया में आए, कुछ तो इंडिया में डायरेक्टली भी आए। ठीक है।
तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में फिर केस गया। क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको डिपोर्ट करने का एफर्ट्स लगा रही थी। तो रोहिंग्याओं के बहुत सारे सिंपैथाइजर्स पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, बोला साहब इनको बाहर क्यों भेज रहे हैं? क्यों? क्योंकि रोहिंग्याज भी बहुत सारी पार्टीज के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ठीक है, सो गाइज दिस वाज फॉर टुडे, और वी विल मीट इन अनदर सेशन ऑन द नेक्स्ट डे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।